कार्यालय पर आज नवनियुक्त पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के साथ तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद रहे। हालांकि ये जो बैठक 2024 चुनाव को लेकर और नगर निकाय चुनाव को लेकर की गई। नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर के जो नवनियुक्त पदाधिकारी थे उनके साथ में बैठक की गई और बैठक में ये अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जिस तरीके से आम जनता के बीच में जाना है और आम जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी की जो 6 साल की उपलब्धियां हैं उनको किस तरीके से गिनाना है, इस तरीके की बैठक में निर्देश दिए गए। हालांकि साथ ही साथ बैठक में 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस मनाने जा रही है। ये स्थापना दिवस 75 जिलों में स्थापना दिवस मनाया जाएगा, इसको लेकर के भी बैठक में चर्चा की गई। हालांकि इस बैठक के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की बैठक भी होनी है। उस बैठक के बाद कहीं ना कहीं जो नगर निकाय चुनाव होने हैं उसकी डेटों का भी ऐलान किया जा सकता है। हालांकि जो डेटों का ऐलान करना है वो चुनाव आयोग को करना है, तो जाहिर सी बात है कैबिनेट की बैठक के बाद कहीं ना कहीं नगर निकाय चुनाव की डेटों का ऐलान भी किया जा सकता है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि जिस तरीके से आज की जो बैठक का मुख्य एजेंडा रहा वो आने वाले चुनाव को, चाहे वो नगर निकाय का चुनाव हो, चाहे वो 2024 का चुनाव हो और चाहे जो 2 सीटों पर उपचुनाव होने उसको लेकर के आज ये बैठक की गई और तैयारियों पर चर्चा की गई। हालांकि अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री की कैबिनेट की बैठक के बाद नगर निकाय की चुनाव की डेट कब तक की सामने आती है। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज। में आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आगमन हुआ। सर्वप्रथम ब्रजेश पाठक ने मौदाहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और वहां पर मिले मरीजों से अस्पताल में मिल रही सुविधाओं के बारे में पूछताछ की। इसके बाद आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए डिप्टी सीएम हमीरपुर की ओर निकल लिए। वहीं डिप्टी सीएम ने सुमेरपुर की कान्हा गौशाला का भी निरीक्षण किया, जहां पर गायों का पूजा करने के बाद उन्हें गुड़ भी खिलाया। उसके बाद जो महात्मा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है वहां पर जाके छात्राओं से पुस्तकें भी पढ़वाईं और उन्हें पुस्तकें भी दी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने छात्राओं से स्कूल में दी जा रही सुविधाओं के बारे में भी पूछताछ की। वहीं भाजपा जिला कार्यालय में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी निकाय चुनाव और जो लोकसभा चुनाव है उस पर भी चर्चा की गई। वहीं अधिकारियों के साथ केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में समीक्षा बैठक की एवं जन कल्याणकारी योजनाओं और जो जनपद में विकास कार्य हैं उनका स्थलीय निरीक्षण भी किया। निरीक्षण करने के बाद विकास कार्यों में तेजी लाने के जो डिप्टी सीएम हैं उन्होंने आदेश दिए हैं। उसके बाद डिप्टी सीएम ने एक उनके हस्तक्षेप से एक गर्भवती महिला के बेटा हुआ था जिसका नाम उन्होंने डिप्टी सीएम के नाम से ही रखा था। तब डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर ये जानकारी दी थी कि जब भी हमीरपुर उनका आना होगा तब उस बालक और उसके परिजनों से मिलेंगे। आज उस बालक और उसके परिजनों से मिलकर लखनऊ के लिए रवाना हो गए। डिप्टी सीएम ने कहा कि यह परिवार उनका एक हिस्सा है, हमेशा से ही उनकी मदद करते रहेंगे। हमीरपुर से इरशाद खान, प्राइम न्यूज। भगवान रामलला का जन्मोत्सव कल दिन में 12 बजे धूमधाम से मनाने की तैयारी राम मंदिर ट्रस्ट के साथ अयोध्या के मंदिरों के पुजारी व अयोध्या के प्रशासनिक लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं। इस बार का राम जन्मोत्सव खास इस कारण है कि लगातार 9 दिनों से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन व अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कल 12 बजे जब भगवान राम के जन्म का समय होगा उस समय अयोध्या में या आप कह सकते हैं कि वही अयोध्या दिखाई पड़ेगी जो त्रेता युग में देखने को मिली थी और जहां पर भगवान राम के जन्म होने के बाद यह चीज़ें भी सुनाई देंगी। सब 12 बजे भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, जो कि आज से ही आप देख सकते हैं कि देर रात से एक उत्साह देखने को मिलेगा, क्योंकि 9 दिनों से लगातार जब से चैत्र का नवरात्र शुरू हुआ है तब से देखने को मिल रहा है और काफ़ी उत्साहित यहाँ के श्रद्धालु और संत दिख रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार का जो जन्मोत्सव है वह अस्थायी मंदिर में आखिरी बार है, क्योंकि भगवान रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और अगला जन्मोत्सव उसी मंदिर में मनाया जाएगा।
इस बार की खास चीज़ें यह हैं कि लगातार 9 दिनों से जहां मंदिर ट्रस्ट क्षेत्र भगवान रामलला का जन्मोत्सव धूमधाम से मना रहा है, साथ ही साथ अयोध्या का जो कई मंदिर हैं वो पूरी तरीके से फूलों से सजाए गए हैं, जिसका लाइव प्रसारण भी लोगों को देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो राम भगवान का जन्मोत्सव का गर्भगृह बनाया गया है वो पूरी तरह से फूलों से सजाया गया है। और यह अलौकिक जो है दृश्य कल आप 12 बजे सभी राम भक्तों को देखने को मिलेगा। और प्रशासन भी उसको लेकर सतर्क है। जगह जगह जो है पुलिस टीम लगाई गई है, प्रशासनिक लोग लगाए गए हैं। 6 सेक्टरों में अयोध्या को बांटा गया है। सभी सेक्टरों में एक मजिस्ट्रेट नियुक्त है, उनके साथ भारी पुलिस बल भी तैनात है, जिसकी मॉनिटरिंग यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुनिराज कर रहे हैं। और यह भी आकलन लगाया जा रहा है कि कल जो 12 बजे का समय होगा, अयोध्या में भारी भीड़ देखने को मिलेगी। 1 लाख से ऊपर जो श्रद्धालु भगवान राम का कल दर्शन कर सकते हैं, जिसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है। वहीं ट्रस्ट का कहना है कि जो भी व्यवस्थाएं हैं यहाँ के श्रद्धालुओं के लिए या मंदिर के लिए राम जन्मोत्सव के समय की जो विशेष चीज़ें हैं, जैसे कि राम मंदिर का प्रसाद हो चुका है, तो वहाँ पर 4 तरीके से पंजीरी बनाई गई है, जो कि भगवान का प्रमुख प्रसाद होगा। उसके साथ फलाहार वितरण किया जाएगा। कई ऐसी चीज़ें होंगी जो शायद भगवान राम के जन्मोत्सव के बाद इस बार देखने को मिल सकती हैं, जिसके लिए पूरा जो अस्थायी मंदिर परिसर है उसको फूलों से सजाया गया है। और जो कि डेमो भी प्रस्तुत किया गया था कुछ दिन पहले कि इस तरीके का राम मंदिर दिखेगा राम जन्मोत्सव के रूप में। तो कह सकते हैं कि इस बार का जन्मोत्सव जो है बेहद खास है। और जिस तरीके से भगवान राम जब त्रेता युग में प्रकट हुए थे, जन्म लिए थे, वही अयोध्या कल 12 बजे भी देखने को मिलेगी। शैलेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज़, अयोध्या। संभल जिला प्रशासन शासन के अनुरूप चल रहा है और संभल में आज एक नंदी विहार मोलनपुर में आज उद्घाटन होगा और कुछ ही देर में यहाँ कमिश्नर आंजनेय कुमार पहुँचेंगे और अब तक डीएम मनीष बंसल और एससीडीओ कमलेश सचान तमाम आला अधिकारी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और नंदी विहार उद्घाटन के लिए पूरी तैयारियाँ की गई हैं और ड्रोन कैमरे से यहाँ निगरानी की जा रही है। मैं अपना कैमरा पर्सन से कहूँगा किस तरह से नंदी की यहाँ पर जो ये सामने देख रहे हैं, ये गाड़ी देख रहे हैं, गाड़ी से यहाँ पर जो नंदी हैं वो निकाले जा रहे हैं और लगभग 100 से भी अधिक ये नंदी जो है अब तक निकाले जा चुके हैं। और कैमरा पर्सन है, इस तरह से ये नंदियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था ये की गई है। इस तरह से आप इधर देखिए 4 दीवारी भी यहाँ की गई है। इस तरह से सारी व्यवस्थाएँ हैं और आज जो ड्रोन कैमरे से तैयारी की जा रही है और एम्बुलेंस सारी व्यवस्थाएँ दुरुस्त की गई हैं और सारी तरह हर तरह से यहाँ व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। और इससे आप कैमरा पर्सन से कहूँगा ये दिखाएं जरा, जिस तरह से ये बोर्ड लगाया और डीएम सारे आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। सारे कुछ ही देर में यहाँ आला अधिकारी पहुँचेंगे और कमिश्नर जो आंजनेय कुमार जो है यहाँ पहुँचने वाले हैं। जिस तरह से शासन के अनुरूप जो योगी आदित्यनाथ जो है नंदियों के लिए और गौवंश के लिए पूरे प्रदेश भर में सुरक्षा की बात करते हैं। और वहीं आज संभल में एक नंदी विहार मोलनपुर बांध पर हरिवाह बांध पर एक उद्घाटन किया जाएगा और जहां पर इनके लिए चारे की लगभग 1200 बीघा में और रहने की व्यवस्था की गई है। सारी व्यवस्थाएं गौवंश की बात हो या नंदियों की बात हो, व्यवस्था दोस्तों यहाँ से लगभग 1200 बीघा में नंदियों की व्यवस्था स्पेशल गुन्नौर तहसील क्षेत्र में की जाएगी। और मोलनपुर हरिवाह बांध पर आज नंदी जो बिहार है उसका आज उद्घाटन आंजनेय कुमार यहाँ करेंगे। संभल से संतोष यादव, प्राइम न्यूज। लोकसभा हाउसिंग समिति द्वारा राहुल गांधी को नोटिस जारी करने के बाद एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां अयोध्या के कांग्रेसी नेता जो कि यूथ के पूर्व प्रदेश महासचिव भी रह चुके हैं शरद शुक्ला का एक अजीबोगरीब जो कह सकते हैं मामला सामने आया है। उन्होंने अपने घर पर लिखा है कि मेरा घर राहुल गांधी का घर है, जिसको लेकर काफ़ी तेज़ी से चर्चा भी हो रही है। और लोग यह भी कह रहे हैं कि क्या अब यह समझा जाए कि राहुल गांधी का यदि सरकारी आवास छूटता है तो वो बेघर हो गए हैं। कई सारे सवाल अब खड़े हो गए हैं और उसको लेकर अब विपक्ष के लोग कटाक्ष भी करने लगे हैं। लेकिन शरद शुक्ला ने ऐसा क्यों किया, यह वही जान सकते हैं। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी को लेकर इस समय चर्चाओं का बाजार अयोध्या जनपद में भी गर्म दिखाई दे रहा है। झांसी में एक के बाद हुई दूसरी डकैती की घटना से झांसी पुलिस एक्टिव मोड में आ चुकी है, जहां पुलिस द्वारा कुछ दिन पहले ही गुरसना थाना क्षेत्र में एक मुठभेड़ बदमाशों से हुई थी, जिसमें 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से
लाखों की नकदी तथा सोने चांदी के आभूषण बरामद हुए थे। वहीं फिर देर रात्रि झांसी पुलिस मऊरानी में पुलिस के सहयोग से एसओजी टीम के साथ चेकिंग अभियान चलाया और चेकिंग अभियान में बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली जा लगी। घटना का खुलासा करते हुए एसपी ग्रामीण गोपीनाथ सोनी ने बताया है कि पुलिस रात्रि में चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान ग्राम गुरसराय के खैरोनार में विगत दिवस हुई डकैती की घटना को अंजाम देने वाले कुछ लोग बाइक से आते दिखे, जिन्हें पुलिस द्वारा रोका गया, लेकिन पुलिस के रोकने पर पुलिस के ऊपर फायर कर दिया। जवाब में पुलिस ने जब फायर किया तो 2 बदमाशों को पैर में गोली जा लगी। वहीं 2 लोगों को हिरासत में लिया है। उक्त पूरी घटना में कुछ लोग अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। वहीं घायलों का झांसी के मेडिकल कॉलेज में उपचार किया जा रहा है। वहीं 2 लोगों से पूछताछ जारी है, जिनके पास से लाखों की नकदी व सोने चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने डकैती की घटना को अंजाम देने वालों को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। वहीं अभी कुछ बदमाश पुलिस की पकड़ से दूर बने हुए हैं। कैमरा पर्सन के साथ रवि परिहार, प्राइम न्यूज़ झांसी। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आखिर जनता किसका दरवाजा खटखटाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली की, जहाँ एक ऐसा मामला सामने आया है जहाँ 2014 में मनोटा पुल पर एक DCM 1109 को 4 बदमाशों ने लूट लिया था और उसकी जब रिपोर्ट पीड़ित दर्ज कराने हसनपुर कोतवाली गया तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी, जिसके लिए युवक दर दर भटकता रहा, मगर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब आखिरकार युवक ने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया, न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश जब आए तो हसनपुर इंस्पेक्टर ने मुकदमा दर्ज तो कर दिया, मगर उसके बाद भी उस मुकदमे में FR लगा दी और मुकदमे को झूठा साबित कर दिया। इसके बाद पीड़ित ने फिर न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया, जिसके न्यायालय के आदेश पर 2 CO 3 इंस्पेक्टर सहित 12 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यह मामला पूरा हसनपुर कोतवाली का है। पीड़ित का आरोप है कि जब उसकी DCM 1109 बदमाशों ने लूट ली थी तो उसने काफ़ी गुहार लगाई, मगर उसके बाद भी उसकी DCM का कोई खुलासा नहीं करा। मगर उसने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि जो उसकी DCM जो कि 1109 उसको जो है लावारिस में पुलिस ने दाखिल कर दिया, उस पर दूसरी नंबर प्लेट लगाकर, और जो लावारिस में दाखिल करने के बाद उस गाड़ी को उन्होंने नीलामी कर दी उस गाड़ी की, जिसके बाद पीड़ित काफ़ी कहता रहा, मगर उसकी किसी ने नहीं सुनी। जब जाकर आज न्यायालय के आदेश पर इनके खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई जारी हुई है। प्राइम न्यूज़ संजय कुमार, अमरोहा। मैनपुरी में एक मामला सामने आया है जो कि काफ़ी पुराना है। पुलिस और वकील के साथ एक दुराचार का मामला सामने आया है, जहां मैनपुरी की रहने वाली एक अधिवक्ता का कहना है कि एक सिपाही है जिसने प्रेम प्रसंग के चलते महिला के साथ कई दिनों तक उसके साथ दुराचार किया, उसके बाद में अब शादी नहीं कर रहा है। तो ऐसा ही मामला मैनपुरी का है, जिसमें मैनपुरी जिला एवं सत्र न्यायालय मैनपुरी में PSC का कांस्टेबल, जिसने एक अधिवक्ता महिला के साथ कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ डालकर किए गए बलात्कार के आरोप में थाना कोतवाली में दर्ज मुकदमे विवेचना द्वारा आरोपी कांस्टेबल प्रांशु पुरोहित के विरुद्ध बिना जमानती वारंट CGM न्यायालय द्वारा जारी किए जाने के दबाव में आरोपी अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला सत्र न्यायालय मैनपुरी में अग्रसित जमानत हेतु प्रार्थना पत्र दिया। एक महिला अधिवक्ता के साथ फेसबुक के माध्यम से जान पहचान बढ़ाए जाने के बाद शादी का वादा और आश्वासन दिए जाने के बाद लड़की के घरवाले से शादी की बात पक्की करने पर के बाद लड़की को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ बलात्कार का आरोप में अधिवक्ता महिला द्वारा न्यायालय के माध्यम से दर्ज कराई गई FIR में मुकदमा संख्या धारा 328, 506, 376 में IPC में मुकदमा दर्ज पंजीकृत होने के बाद उपरोक्त विवेचक अरुण कुमार द्वारा प्रांशु पुरोहित को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है।
घटना जिसकी रिपोर्ट 7 अक्टूबर 2022 को थाना कोतवाली में दर्ज कराई थी, पुलिस द्वारा स्टाफ होने के नाते गिरफ्तार नहीं कर रही थी, जिस पर अधिवक्ता महिला द्वारा विवेचक के विरुद्ध सीजीएम न्यायालय में धारा 166 ए की कार्रवाई भी की थी। न्यायालय के विवेचक ने प्रियांशु पुरोहित को गिरफ्तार न करने पर न्यायालय द्वारा बिना गिरफ्तार वारंट जारी किए थे। प्रियांशु पुरोहित तुलुपुरा थाना जैतपुर का रहने वाला है और वर्तमान में SFF में कांस्टेबल पद पर अलीगढ़ में तैनात है। न्यायालय और पुलिस की सख्ती के दबाव में प्रियांशु पुरोहित ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला सत्र न्यायालय न्यायाधीश के यहाँ 838 CRPC अग्रसित जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया, जिसकी सुनवाई फर्स्ट ट्रैक न्यायाधीश अनीता द्वारा की गई, जिसमें सहायक शासकीय अधिवक्ता ने थाने में कमेंट्स मांगने के लिए समय चाहा, जिस पर न्यायाधीश ने 3 अप्रैल 2023 तारीख नियत की। महिला अधिवक्ता के वकील का कहना है कि महिला के साथ पुलिस कांस्टेबल द्वारा किया गया अपराध बहुत ही शर्मनाक है। ऐसे पुलिस के अपराधियों को न्यायालय से जमानत नहीं मिलनी चाहिए, जिससे महिला के साथ न्याय हो सके और आरोपी को जेल भेजा सके। इस तरीके से पूरा न्यायालय द्वारा महिला ने अपना जो पत्र दाखिल किया था, उसमें न्यायाधीश के द्वारा पुलिसकर्मी जो प्रियांशु पुरोहित है उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। तो अपने आप को बचाने के लिए अपने अधिवक्ता के साथ प्रियांशु न्यायालय पहुंचा, जहां से उसने कुछ समय न्यायालय से मांगा है अपना दावा पेश करने के लिए। वो उसने जो न्यायालय द्वारा 3 अप्रैल 2023 समय निर्धारित किया गया है, उस टाइम पर अपने तथ्य उनको पेश करने होंगे और अपनी बात को रखना होगा। अब देखना ये रहेगा कांस्टेबल जो महिला अधिवक्ता है उसको न्याय मिल पाता है, किस तरीके से न्याय मिल पाता है। जो पुलिसकर्मी है क्या उसको सज़ा मिलेगी, या पुलिसकर्मी है इसलिए कोर्ट उसको न्याय किस तरीके से देगा, या उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, उसे वो जेल जाएगा या बच जाएगा, ये देखने वाला समय बताएगा। आगे जो भी अपडेट रहेगी हम आपको बराबर बताते रहेंगे। पुलिस और अधिवक्ता के बीच मामला होने की वजह से मैनपुरी का माहौल काफ़ी गर्म है। अब देखना ये रहेगा इस मामले में पुलिस या अधिवक्ताओं की किसकी जीत होती है। मैनपुरी से कैमरा मैनेजर शर्मा के साथ प्राइम न्यूज़ के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ और मैं हूं अवधेश अवस्थी। जनपद में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो वहीं पुलिस लगातार गश्त भी करती देखी जा रही है। आपको बता दें कि रात में ब्लॉक गेट के पास चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। लोगों की सूचना पर पहुंचे दुकानदार ने बताया कि हमारी दुकान में तकरीबन 2 लाख से अधिक का चोरों ने माल साफ कर दिया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही व्यापार मंडल के लोग भी मौके पर पहुंचे। व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष बबलू वाजपेयी सहित व्यापारियों ने जिला प्रशासन से गश्त बढ़ाने की मांग की है और वहीं घटना के अनावरण की मांग की है। अवधेश अवस्थी, प्राइम न्यूज़ औरैया। सहारनपुर जनपद के सरसावा एयरफोर्स स्टेशन पे एक महिला अधिकारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। महिला अधिकारी फ्लाइंग ऑफिसर हैं जो सरसावा एयरफोर्स स्टेशन पर ट्रेनिंग के लिए आई हुई थी और मूल रूप से राजस्थान में इनका पोस्टिंग है। मंगलवार को जब ये महिला अधिकारी ट्रेनिंग पर नहीं पहुंची तो अधिकारियों ने इनके कमरे में इनकी जानकारी लेने के लिए भेजा, तो वहां पर कमरा बंद मिला और बार बार खटखटाने पर नहीं खुला। कमरे को तुड़वाया गया। तुड़वाने के बाद उस कमरे में महिला अधिकारी मृत अवस्था में पड़ी थी और उनके पास कुछ दवाइयां भी पड़ी थी। महिला अधिकारी की इस मौत से पूरे एयरफोर्स स्टेशन पर हड़कंप मच गया। तत्काल इसकी सूचना चिकित्सकों को दी गई तो चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया, जिसकी सूचना तत्काल एयरफोर्स प्रशासन ने जिला प्रशासन को और पुलिस स्टेशन को दी। पुलिस स्टेशन पर पहुंचने के बाद सूचना मिलने के बाद वहां से पुलिस आई और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और पूरे प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। बता दें कि महिला अधिकारी के पास कुछ दवाइयां पड़ी थी और उस दवाइयों से प्राथमिक आधार पर यह पता चल रहा है कि महिला ने किन्हीं दवाइयों का सेवन किया और दवाइयों के सेवन के बाद उनको
उस दवाइयों का रिएक्शन हुआ और रिएक्शन के बाद उनकी मौत हो गई है। आपको ये भी बता दें कि ये जो महिला अधिकारी हैं संजीवनी शर्मा, इनके पति जो हैं ये भी एयरफोर्स में तैनात हैं और राजस्थान में स्क्वाड्रन लीडर के पद पर पोस्टेड हैं। इसकी सूचना के बाद जहां पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया, वहीं एसपी देहात सागर जैन ने प्रेस को बताया है कि महिला की मौत संदिग्ध अवस्था में हुई है। प्राथमिक आधार पर यह माना जा रहा है कि दवाइयां जो है उनको रिएक्शन कर गई हैं, लेकिन फॉरेंसिक जांच के बाद ही इस बात की पुष्टि हो पाएगी कि मृत्यु का मूल कारण क्या है। अपने सहयोगी मनोज के साथ मैं आलोक तनेजा, प्राइम न्यूज़ सहारनपुर। हमीरपुर जनपद के जलालपुर थाना क्षेत्र आने वाले बिरखेरा इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब विद्युत विभाग की केबल से हुए स्पार्क से किसान की फसल जलकर राख हो गई। आपको बता दें, जलालपुर थाना क्षेत्र के बिरखेरा इलाके में गेहूं की फसल काट कर किसान ने अपने खेत पर रखी हुई थी। वहीं खेत के पास से निकले विद्युत के तारों में अचानक स्पार्किंग हुई और उसी चिंगारी से जो ढेर लगा हुआ था गेहूं का, जो एक धान काट कर एकत्र की थी, उस पर आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप लिया और जो भी किसान ने फसल काट कर एकत्रित करके खेत में रखी थी वो जलकर राख हो गई। हालांकि जो आसपास मौजूद किसान थे उन्होंने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचती तब तक किसान की पूरी फसल चौपट हो चुकी थी, पूरी फसल में आग लग चुकी थी। ग्रामीणों ने आग बुझाने की लाख कोशिश की, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि पूरी फसल को चौपट कर दिया। किसान की मेहनत पे पूरी तरह से पानी फिर गया। किसानों का कहना है कि विद्युत विभाग की लापरवाही है, क्योंकि कई बार कहा गया कि जो विद्युत के पोल हैं उन्हें खेत से हटा दिया जाए। अक्सर जो पोल हैं उनमें स्पार्किंग होती है और किसानों की खेती जलकर बर्बाद होती रहती है, लेकिन विद्युत विभाग ने किसानों की ना सुनी और इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा। आज जो शॉर्ट सर्किट से जो चिंगारी निकली उससे किसान की जो कटी हुई फसल रखी थी उसमें आग लग गई और पूर्णतः बर्बाद हो गई। फिलहाल प्रशासन ने आकलन जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन कर मुआवजे की बात कही है। हमीरपुर से इरशाद खान, प्राइम न्यूज़। झांसी में राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार से जा रहे वाहन अचानक असंतुलित होने से आपस में जा टकराए। इस हादसे में ट्रैक्टर, कार और 2 ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं गाड़ी में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मौके पर मौजूद पुलिस और राहगीरों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां से उनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें झांसी रेफर कर दिया। पूरा मामला बुधवार की दोपहर लगभग 2 बजे का बताया गया है, जहां पर झांसी के राष्ट्रीय राजमार्ग झांसी कानपुर पर स्वयंवरी टोल प्लाजा के आगे जा रहे एक ट्रैक्टर के अचानक असंतुलित हो जाने की वजह से ट्रैक्टर रास्ते में जा पलटा। वहीं पीछे से आ रही कार और 2 ट्रक आपस में जा टकराए, जो राष्ट्रीय राजमार्ग से नीचे जा गिरे। उक्त घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर होने पर चिकित्सक ने उन्हें झांसी रेफर कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर राजमार्ग को साफ कराया, ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध ना हो और लोगों को यातायात में परेशानी ना हो। लेकिन जिस तरीके से तेज रफ्तार का कहर लोगों की जान पर मुसीबत बना हुआ है, वहीं एक बार फिर झांसी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कैमरा पर्सन के साथ रवि पर है, प्राइम न्यूज़ झांसी।